हेलो एवरीवन, गोल्डन एज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये दूसरा वीडियो है और इसमें भी प्राचीन इतिहास के 15 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत महाजनपद के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर थे, उनकी जो भी संरचना थी, उस संरचना के विपरीत धौलावीरा शहर को खाली जगह भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन है 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 भागों में बांटा गया था। अब देखिए, जो ये बाकी हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, उच्च शहर और निम्न शहर। लेकिन जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में कच्छ में रण में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा शहर जो है वो बता दिया गया है कि जो अन्य शहरों की अपेक्षा ये क्या है, विपरीत बसा हुआ है। मतलब एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शहर को 3 भागों में, ठीक है, जो 3 भाग हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। एक आता है दुर्ग भाग, ठीक है, मध्यम नगर और निचला भाग। ठीक, एक हो गया दुर्ग, एक हो गया मध्यम और एक हो गया निचला। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है धौलावीरा। जबकि बाकी जो अन्य पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो सिर्फ 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, 2 भागों का मतलब एक उच्च शहर और एक निचला शहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। पूछा गया है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ठीक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे पूछा गया कि जब मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज तो बहुत पहले हुई थी ना, उस टाइम पर अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पर जो अब आज के टाइम पर वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो पूछा है कि सबसे पहले कौन सी चीज मिली थी उस स्थल से। ईंटें मिली थी, या फिर दरवाजे मिले थे, या फिर कांसे के धरण मिले थे, या फिर लोहे की पटरियां मिली थी, जिनका इस्तेमाल उन लोगों ने पहली रेलवे लाइन बिछाने में किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईंटों का इस्तेमाल। ठीक है, ऐसा हुआ था, उन लोगों ने एक खंडहर जैसा देखा था, क्योंकि वो रेलवे लाइन बिछाने जा रहे थे तो उनको ईंटों की जरूरतें पड़ी, तो वह खंडहर से ईंटें निकाल करके उसमें बिछा दी गई। लेकिन जब उसमें ढेर सारी ईंटें निकलती ही गई तो उसकी खुदाई करवाई गई, बाद में पता चला ये पुरातत्व स्थल है कोई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जो ईंटें प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। ये पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए वहां पर काम हो रहा था तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। ठीक है, लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर सोतकाको। अब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए, मेहरगढ़ कहाँ है, ये आज के बलोचिस्तान में बोलन नदी के किनारे पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो आज के बलोचिस्तान में बोलन नदी के तट पर पड़ता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से भी जानते हैं। और इसके अगर शहरों की बात की जाए तो जो मुख्य स्थान है उसमें मोहनजोदड़ो आता है। ठीक है, लोथल है, चनहुदड़ो है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली आदि आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। जो ये मेहरगढ़ है ये आज के बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। अब देखिए, डांसिंग गर्ल यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, डांसिंग का मतलब क्या है, डांसिंग गर्ल का मतलब नर्तकी। ठीक है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। यहाँ पर पूछा गया किस धातु की बनी हुई थी, पीतल की, कांसे की, तांबा या फिर लोहा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति जो है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई होगी।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी वो किसकी बनी थी, कांसे की। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास की बनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसको सिंधु घाटी मतलब सभ्यताओं का घर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिए गए उनमें से एक उसमें नहीं शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया या फिर मिस्र। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है और यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी जो है वो मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर थी। ठीक है, तो यहाँ पर रूस नहीं शामिल होगा। ठीक है, अब इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवा करके स्टार्ट की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर, एक हो गया हड़प्पा और खाली जगह है, खुदाई करने पर सामने आए थे। यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर सबसे पहले सामने आए थे, उनमें से एक तो हो गया हड़प्पा और दूसरा कौन सा था। ऑप्शन है हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो या फिर वाराणसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1920 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी के उत्खनन से अवशेष प्राप्त किए गए। ठीक है, और उनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। अब बात की जाए हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में प्रोफेसर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। और हड़प्पा नगर से जो है महत्वपूर्ण खोजों की बात की जाए तो वहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मुख्य हैं, अन्नागार और बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए थे वहां से। ठीक है, और वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। और यह कहाँ पड़ता है, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो कि ठीक है वहां के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इस मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं वहां उसमें क्या क्या शामिल है, एक तो विशाल स्नानागार, बहुत पूछा जाता है, और अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर आदि, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है और पूछा गया है कि भजनों का एक संग्रह है। कितने भजन है ऋग्वेद में पूछा है। ऑप्शन है 1028, 1076, 1124 और 1152। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ए 1028। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ है, वेद है, और इसमें 1028 वैदिक संस्कृत भजन है और 10,600 छंद है। कितने, 10,600 छंद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। ठीक है, अब देखिए वज्र क्या है, वज्र एक महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से एक। ऑप्शन है राधागुप्त, वस्कार, अशोक या फिर यश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्कार ने जो है वज्र पर जो हमला प्रस्तावित था, ठीक, उसको करें या ना करें इसके बारे में बुद्ध से मुलाकात की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार देखिए पूछा भी गया। एसएससी जीडी की जो परीक्षा 2023 में सेकेंड शिफ्ट और 2023 में ही थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद। यहाँ पर नाम जो है वेदों के वो थोड़ा शॉर्ट में दे दिए, जैसे अथर्ववेद हो जाएगा, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अब सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसकी रचना अगर बात की जाए तो लगभग 3500 वर्ष पहले, ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। और इसमें अभी पीछे बता चुके हैं 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, 1028 सूक्तियां हैं और यह 10 मंडलों में बटा हुआ है। और ऋग्वेद शब्द का जो अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो क्या होगा, स्तुति ज्ञान, और इसमें 10,600 श्लोक है। ये आंकड़ा याद रखेंगे,
10,600 श्लोक, 1028 सूक्ति, लगभग 3500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी और ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तुति या फिर ज्ञान। चलिए अगर देखिए यहाँ पर एक और भी चीज देख लेंगे, सबसे पुराना पूछा है उन्होंने तो ऋग्वेद हो गया, ठीक है। अब चारों को अगर यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, ऋग्वेद, फिर उसके बाद में सामवेद, फिर नहीं ऋग्वेद यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, फिर लास्ट में अथर्ववेद, ठीक है। नंबर 1 पर यह आएगा, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, अभी बताया था 16 महाजनपदों में से एक है वज्जी, तो यहाँ पर वज्जी की राजधानी पूछी है। ऑप्शन है गया, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर अंग। अब वज्जी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेंगे। देखिए वज्ज जो है वो, वज्ज महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है। वज्ज जो है वर्तमान बिहार में स्थित है। यह एक गणतांत्रिक महाजनपद था, ठीक है। वज्ज जो था वो एक गणतांत्रिक महाजनपद था। गणतांत्रिक का मतलब होता है जिसका अपना संविधान हो, ठीक है, जिसके अपने नियम हो शासन चलाने के। और अगर इसके प्रशासन या शासन की बात की जाए तो यह जो है गण या फिर संघों द्वारा चलाया जाता था। संघ का मतलब सभाओं द्वारा चलाया जाता था। वज्ज में रहने वाले कुलों में अगर बात की जाए तो कौन कौन शामिल थे? लिच्छवी, वेदेहन, ज्ञात्रिक और वज्जी लोग शामिल थे इसमें, ठीक है। वज्जी कुल शामिल थे। और वज्जी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वैशाली, विदेह या फिर मिथिला कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वैशाली भी जो है वो बिहार, वर्तमान में बात की जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है? खाली जगह है। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है इन्होंने कि ये धुनों और मंत्रों का, तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामवेद जो है ये वेदों में तृतीय क्रम पर आता है, ठीक है। अभी बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो तृतीय क्रम पर आ गया सामवेद, और यह सभी वेदों में सबसे छोटा वेद है, ठीक है। अब इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह किया गया है और सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र आदि शामिल किए गए हैं। और बात की जाए तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं, ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएं भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय, ठीक है, शाखाएं हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऋग्वेद में नदियों का जिक्र हुआ है और पूछा गया है कि जो नदियां दी गई हैं यहाँ पर गंगा, सिंधु, झेलम और सरस्वती, इनमें से किस नदी का नाम सिर्फ एक बार आया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद, सभी को पता है। अभी पीछे बताया था इसमें 1028 वैदिक सूक्तियां हैं तथा 10,600 ऋचाएं हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद के नदी स्तुति, इसको अगर देखें तो नदी स्तुति, नदियों की स्तुति करना, ठीक है। नदी स्तुति सूक्त में एक श्लोक में 10 नदियां, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, शत्रुदी, ठीक है, और परशुनी, अस्किनी, मरुद्वधा, वितस्ता, अर्जिकी, सुसोमा, ठीक है, ये नदियों का उल्लेख हुआ है। अच्छा, अब ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, ये जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है फिर भी जान लेंगे, यमुना नदी जो है वो उल्लेख जो है 3 बार, जबकि गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, बुद्ध जो है वो शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्या थे? यहाँ पर पूछा है, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे या फिर शूद्र थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षत्रिय थे, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और ये क्षत्रिय परिवार के शाक्यगढ़ से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्षत्रिय परिवार के शाक्यगढ़ से संबंधित थे। और बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था?
ठीक है, यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा विस्तृत नहीं बताएंगे। यहाँ पर 16 महाजनपद पूछे हैं। ऑप्शन है कुरु, कामरूप, कौशल, कौशल नहीं कौशल होगा, और अंग। तो यहाँ पर कामरूप जो है वो 16 महाजनपदों में नहीं था। कामरूप जो है आज के टाइम पर बात की जाए तो असम, ठीक है, कामरूप जो है आज के टाइम पर असम का नाम है, ये 16 महाजनपदों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से, या फिर मीमांसा से? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कपिल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए तो भारत में पहली शताब्दी से पहले, ठीक, पहली शताब्दी से पहले ही 6 आस्तिक एवं 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। अब आस्तिक मत को ही षड दर्शन सिद्धांत कहते हैं। षड दर्शन का मतलब क्या है? 6 सिद्धांत। ठीक है, षड दर्शन सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए तो सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आदि शामिल है, 6। ठीक है, अब इसमें इसी में से सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि माने जाते हैं, और इसी दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन को ही भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, और इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कपिल मुनि ने किया। अब बचे हैं जो न्याय, न्याय दर्शन जो था वो महर्षि गौतम, न्याय जो था ये गौतम ऋषि, ठीक है, गौतम ऋषि ने प्रतिपादन किया था। वैशेषिक जो था वो महर्षि कणाद, किसने? महर्षि कणाद ने इसका प्रतिपादन किया था। और मीमांसा की बात की जाए तो आचार्य जैमिनी, किसने? आचार्य जैमिनी ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा कि वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न कौन से? प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न से क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इनको, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ में।